नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम्स के पहले भाग के जो 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें आपका समान हिंदी, इंग्लिश, तार्किक एवं रीजनिंग और विथ पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। 30 अंक पक्के करना है। ए टू जेड इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। थोड़ा लेवल और बढ़ाया गया है ताकि एग्जाम में आपके ए टू जेड प्रश्न आ सके। और इसका पहला पार्ट जो है ऑलरेडी हम प्रैक्टिस सेट पहला कंप्लीट कर चुके हैं। 30 अंक पक्के करना है तो ये सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो इसका पहला प्रैक्टिस सेट अवश्य देखिएगा। डेली हमारे 7 PM में ये क्लास होती है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले में समान हिंदी पहला जो पार्ट रहेगा, समान हिंदी के प्रश्न करेंगे। और समान हिंदी में पहला प्रश्न है, कथा का बहुवचन क्या होगा? कथें, कथों, कथानक या कथाएं होगा? सभी बताइएगा। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो कथा का बहुवचन होता है कथाएं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब तक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? सीख मदद करना, बहाना बनाना, परेशान करना या मरने के करीब होना। तो अब तक करना मुहावरे का अर्थ आपको बता देना है। तो अब तक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? बहाना बनाना। ठीक है, बी ऑप्शन सटीक आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया? निरस्त किया, विश्वस्त किया, आश्वस्त किया या संतुष्ट किया? तो वायुयान के उतार चढ़ाव में हमेशा होता है जब लैंडिंग होती है। ठीक है, तो उतार चढ़ाव में यात्री घबरा गए, इस पर चालक ने उन्हें क्या कहा? अटेंशन प्लीज, आप लोग आश्वस्त हो जाइए। चालक ने उन्हें कहा आश्वस्त किया। उनको क्या किया? आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ आप प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेकों जातियां हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सभी बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सटीक आंसर सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही परिभाषित क्या होता है? संज्ञेय अपराध, क्षमा योग्य अपराध, अक्षम्य अपराध या जघन्य अपराध? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस का सही जो परिभाषित क्या होगा? तो सही परिभाषित होगा संज्ञेय अपराध। क्या होगा यहाँ पे? पहला ऑप्शन जो दिया गया है संज्ञेय अपराध, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 के लिए यह है। अनुच्छेद दिया गया है 3 प्रश्नों के लिए। ठीक है, और हिंदी में टोटल 8 प्रश्न आना है, ध्यान दीजिएगा हिंदी से। तो चाहे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, गद्यांश पद्यांश देकर भी पूछा जा सकता है। तो ये अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है, समझिएगा। अनुच्छेद हमारा क्या दिया गया है? भारतीय साहित्य शास्त्र पर आनंदवाद का गहरा असर है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रसात्मक वाक को ही काव्य कहा गया है। और संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित सभी मानदंडों रस, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति और ध्वनि में से भारतीय मनीषा ने रस को सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया। तो इस प्रकार से आपका यह पूछा गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अब हम प्रश्न करेंगे। ब्रह्मानंद ने सहोदर किसे कहा गया है? काव्यानंद को कहा गया है, अलंकार को, रीति को, उपनिषदों को कहा गया है। तभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। ठीक है, ब्रह्मानंद ने
सहोदर किसे कहा गया है? तो काव्यानंद को कहा गया है, अभी हमने पढ़ा जस्ट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसी अनुच्छेद से प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारती मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया? अलंकार को, रीति को, रस को या वक्रोक्ति को दिया? सभी लोग बताइएगा। संस्कृत साहित्य की समीक्षा के प्रचलित मानदंडों में भारती मनीषा ने किसे सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया है? तो वह कहलाता है रस को सर्वाधिक ऊंचा स्थान दिया। हमने अभी इस आपके अनुच्छेद पर पढ़ा भी है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके है कि रस ही ब्रह्मा होने के अर्थ में कथन किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, तंत्रलोक में, तैत्तिरीयोपनिषद में, सौंदर्य लहरी में मिलता है। तो रस ही ब्रह्म होने के अर्थ में कथन किसमें मिलता है? तो यह आपके दोस्तों तैत्तिरीयोपनिषद में मिलता है। दोस्तों रस ही ब्रह्मा है यह कथन तैत्तिरीयोपनिषद में मिलता है और इस रस को पाकर पुरुष जो है आनंदित हो जाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो ऑलरेडी समझ जाएंगे। अब आपके प्रश्न क्रमांक 9 से लेके 13 तक जो है हम अब इंग्लिश से जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। जनरल इंग्लिश में से आपका प्रश्न है, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ मिस्टेक इन इट। व्हेन वी लिविंग, वैष्णवी इज माई फ्रेंड, रवि नीड टू गो टू स्टोर, यू सी द गेम लास्ट नाइट। चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ मिस्टेक इन इट। तो किसमें मिस्टेक नहीं है बिल्कुल, और वह हमारा वैष्णवी इज माई फ्रेंड। और जो हमारे पहला ऑप्शन है सी डी, इन ऑप्शन में वर्ब से संबंधित जो है त्रुटियां थोड़ी है, तो वर्ब की त्रुटियां हैं। बाकी वैष्णवी इज माई फ्रेंड इज अ, इस सेंटेंस में डज नॉट हैव अ मिस्टेक इन इट, कोई एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। ऑप्शंस को फॉलो करना है। आई डू नॉट वदर मच अबाउट मनी, आई खाली स्थान दिया गया है। अबाउट इट ऑल माई लाइफ, विल नेवर, विल एवर ब्रदर, हैव नेवर, बदर्ड, डोंट बदर या बदर्ड। सही वर्ब बताना है। वर्ब फ्रॉम ऑफ द ऑप्शंस फॉलो करना है। देखिए वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हमारा, और दूसरे भाग में जीवन पर्यंत आदत की बात हो रही है। अबाउट इट ऑल माई लाइफ, तो इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा यहाँ पे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा कौन सा होगा, क्या होगा, आई हैव नेवर वेदर्ड। तो भी ऑप्शन जो दिया गया वो हमारा सही हो जाएगा, अबाउट इट ऑल माई लाइफ। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन appropriate word, choose the correct alternative। when are you to write to your friend, goes, going, go, gone। तो when are you to write to your friend क्या सही होगा? देखिए इसमें जो है गोइंग का प्रयोग उचित होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाक्य जो है हमारा
वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका टेंस है। टेंस कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यू आर, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट टू योर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन गोइंग वाला हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब अगला आपका डायरेक्शन पढ़ना है, इसके बाद प्रश्न करेंगे। चूज द वर्ड विच इज क्लोज टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। अपोजिट मीनिंग का चयन करना है। एम्बिग्विटी ऑफ थॉट्स कैन प्रूव डिजेटर्स। रिगिडिटी, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, रेटियंटिलिटी, कौन सा सही हो जाएगा? तो यहां पे हमारा ऑप्शन होगा क्लियरिटी सही होगा, क्योंकि एम्बिग्विटी का अर्थ होता है अस्पष्टता। रिगेलिटी का अर्थ क्या होता है? रिगेलिटी नहीं है, यह राइगिटी दिया गया है, इसमें होता है कठोरता। और क्लैरिटी का अर्थ होता है स्पष्टता, हम बता ही चुके हैं। और सर्टेनिटी जो तीसरा ऑप्शन है, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता। और रेशनैलिटी का मतलब होता है चेतना या तर्क शक्ति। तो एम्बिग्विटी का अपोजिट हमारा विपरीतार्थक जो शब्द होगा वह होगा क्लैरिटी। अस्पष्टता मतलब स्पष्टता, ठीक है। तो क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड एडम पेयर्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वाज अ रियल व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट का अर्थ क्या होता है? वो एलिफेंट नहीं आपका, ठीक है, ये अलग एलिफेंट। तो अनुपयोगी वस्तु को व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं, और कॉस्टली वन को बोला जाता है, कॉस्टली वन को भी महंगी वस्तु बोला जाता है, कॉस्टली वन। तो व्हाइट एलिफेंट्स का कॉस्टली वन। अनुपयोगी वस्तु क्या होगा? महंगी वस्तु। तो यहाँ पे हमारा क्लोजली वन जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अब इसके बाद समान ज्ञान, सामासिक घटना, तार्किक एवं आंकिक के प्रश्न करेंगे। गौर नत्र किस जनजात से संबंधित है? बैगा, गुड़िया, दंडामी, मडिया या कोरकू जनजात से संबंधित है? तो गौर नृत्य किस जाति से आपका संबंधित हो जाता है? तो ये आपके मुड़िया जनजात से संबंधित हो जाता है। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में मुड़िया जनजाति द्वारा प्रायः विवाह आदि अवसरों में किया जाता है, और इस नृत्य का नामकरण गौर भैंस के नाम पर रखा गया है। और जो कोरकू होता है, कोरकू भी पूछा जाता है, कोरकू जनजाति द्वारा खम्ब, श्वांग तथा चटकोरा नृत्य किया जाता है। और जबकि जो बैगा है, बैगा जनजातियों द्वारा रीना, बिल्मा, शुआ, परधौनी आदि नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर नृत्य जो आपके मुड़िया से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहला महिला कौन थी? जुको ताइवे, कारोलिन मिकेलसन, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, और वह आपकी जुको ताइवे। जी हाँ, जापान की जंको ताइवे ने 16 मई 1975 को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पहली महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। तो जुको ताइवे की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि हमारी कहला जाती है वह कहला जाती है यकृत, लीवर। बायोलॉजी के क्लास हमने किया भी है। तो यकृत
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका कार्य क्या होता है? विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना और प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना, ये लीवर यकृत का कार्य होता है। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है, राजस्थान, उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है? तो भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य कहला जाता है वह कहलाता है आंध्र प्रदेश। अदरक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में विश्व का 60% जो अदरक है वह उत्पादित करता है भारत विश्व में। और आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला अदरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश कौन सा? नेल्लोर जिला। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा दी गई है, वेलिड आपका दिया गया है, वॉली दिया गया है और WPMMFZ लिखा जाता है, डॉन को EPO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डेंसिटी को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, इस प्रकार की जो रीजनिंग आती है इसमें एक ट्रिक कार्य करता है। अब ये देखिए, V के बाद W दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम +1 कर लेंगे। इसके बाद O के बाद P दिया गया है, फिर भी यहाँ पे 1 प्लस कर लीजिए। L के बाद M, L के बाद VM, E के बाद F, Y के बाद Z, मतलब एक अगला दिया गया है, ठीक है, अगला शब्द दिया गया है। उसी प्रकार डॉन में देखिए D के बाद E, O के बाद P, N के बाद O, अगला अक्षर दिया गया है। तो इसी प्रकार D के बाद क्या होगा हमारा थोड़ा तबीयत डाउन है लेकिन फिर भी क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इसी प्रकार हमें करना है। D के बाद E हो जाएगा, E के बाद F, N के बाद O, S के बाद T, I के बाद J, T के बाद U, Y के बाद Z। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सटीक आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल से होता है, थोड़ा टाइम लेते हैं, अगर आप डायरेक्शन समझ गए तो आसान है। अगर जिस प्रकार शब्दकोश अर्थ से संबंधित होता है उसी प्रकार विश्वकोश संबंधित होता है समाचार से, ज्ञान से, मुहावरा से, समानार्थक शब्दों से। तो जिस प्रकार शब्दकोश अर्थ से संबंधित होता है उसी प्रकार जो विश्वकोश दिया गया है यह आपका किससे संबंधित हो जाता है? यह आपके ज्ञान से संबंधित हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद 10 पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। 16 संख्याओं का औसत 24.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 16 संख्याओं का औसत हमारा दिया गया 24.5, तो 16 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा? 24.5 गुणे 16 कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 392, 392 आ जाएगी। 6 संख्याओं का औसत दिया गया है 20 गुणे 5, तो इसमें भी कर लीजिए 20.5 में 6 का गुणा कर लीजिए, इसका जो औसतन हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 123 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या आया? 392 और इसका आ गया 123। इसी प्रकार अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 32.4, इसमें गुणे 5 कर लीजिए, टोटल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 162। अब शेष 5 संख्याओं का योग जो होगा वह किसके बराबर होगा? शेष 5 संख्याओं का योग बराबर 16 संख्याओं का योग माइनस पहली 6 और अंतिम 5 संख्याओं का योग। फार्मूला है, तो फार्मूला हमारा क्या है? पहले शेष 5 संख्याओं का योग, तो शेष 5 संख्याओं का योग हमने जो निकाला था 32.4 गुणे जो 5 किया था वह हमारा कितना आया था वैल्यू, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? शेष 5 संख्याओं का औसत बराबर, इसको हमें निकालना है कुल 16 संख्याओं का योग। तो 24.5 गुणे 16 हमने किया था 392 आया था, 392 रख दीजिए, माइनस कोष्टक बना दीजिए,
फिर 6 संख्याओं वाला लिख लीजिए 20.5 गुणे जो हमने 6 किया था वह आया था 123, 123 कर लीजिए प्लस इसके बाद जो आपका अंतिम 5 संख्याओं का योग आया था 162, उसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए। बस आपका इतना ही है, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 392 माइनस 285, बराबर वैल्यू आएगी 107, 107 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 107 वैल्यू आने के बाद अब क्या करेंगे, 285 आई 107 औसत 5 संख्याओं का, तो 107/5 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी 21.4, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पेडागोजी के प्रश्न करते हैं। कैरोल गिलिगन दिया गया है कैरोल गिलिगन के बारे में का तर्क है, कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो कि देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसका अवहेलना की गई। और देखिए कैरोल गिलिगन एक अमेरिकी नारीवादी नैतिकता वाली मनोवैज्ञानिक है और इनका तर्क है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत लिंग पक्षपाती था। क्या तर्क है इनका, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वह किसके था, आपके लिंग के पक्षपाती था। और क्योंकि उनके नमूने में सभी बिसरा पुरुष थे और उन्होंने नारीवादी नैतिकता की अवहेलना की। तो यहाँ पे पहला जो तर्क किया है कैरोल गिलिगन का जो तर्क है वह पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। लेओ वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं, और वह कहला जाता है, नीचे मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा और नीचे ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा, लेव वाइगोस्की अकॉर्डिंग इनमें से सांख्यिक उपकरण के उदाहरण जो हमारे कामकाज और सहायता में परिवर्तन करते हैं, मानचित्र हो गया, भाषा हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कामकाज में हमारे सहायता करते हैं। लेकिन जो स्कीमा होती है, ठीक है, लेकिन स्कीमा हमारे कामकाज में सहायता नहीं करती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करते हैं तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे जी के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क होगा, जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित, निगमनात्मक या सकारात्मक परिणाम निकलना। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे जी के अनुसार उसकी सोच के पीछे जो तर्क हो जाता है वह आपको हो जाता है केंद्रीयता का। क्या होगा, केंद्रीयता का तर्क हो जाएगा। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर। जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर विचारक इस बात को नकारते हैं कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादक किया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किंतु गार्डनर ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के आपके प्रतिपादक कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर है, ये भी जान लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं और वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, घोषणात्मक, अधिसंज्ञात्मक, प्रतिक्रियात्मक या शब्दार्थ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों अधिसंज्ञानात्मक की बात करेंगे। एक शिक्षिका विद्यार्थियों में उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं और वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अधिसंज्ञानात्मक कौशल की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, और वह हमारी कहलाती आत्म केंद्रित या स्वलीनता।
स्वलीनता क्रम से बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम अक्षमता है जिसके अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में या अंत्य करने में कठिनाई महसूस करता है और जिसके कारण अपने आप को वयस्कों से पृथक कर लेता है। तो आत्म केंद्रित या स्वलीनता की बात करेंगे। अगला, छात्रों के लिए व्यवहारिक या करके सीखने वाली गतिविधियों में किसको जो है छात्रों के अधिगम की संभावना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सुविधा देने और बढ़ने की। मतलब छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने गतिविधियों के सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को जो है बढ़ने की संभावना होती है। अगर सुविधा देंगे तो अधिगम बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। अगला, पाठचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है। आसुबेल को, हिल्बा टाबा को, जीन पियाजे जी को, गिलफोर्ड को। ये चारों में से पढ़ लीजिएगा। आसवेल, हिल्डा टाबा, गिलफोर्ड, पियाजे, चारों मनोवैज्ञानिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पाठचर्या प्रतिमान देने का श्रेय जाता है हिल्डा टाबा को। ठीक है। यह मॉडल शिक्षा के ट्रिपल उद्देश्यों को पूरा करता है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को विशेष प्रक्रिया माना गया है जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अतः विशेषकर पाठ्यक्रम में इस मॉडल का विशेष महत्व माना गया है। तो इसका श्रेय जो जाता है आपके हिल्डा टाबा को जाता है। अगला प्रश्न है कि एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अमूर्त विचार के, तार्किक विचार के, सृजनात्मक विचार के या सौंदर्य बोध के विचार को। एक समस्या सुधारक बच्चा जो है किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, वह हमारा कहलाएगा तार्किक विचार के। तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अगला, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना खालिस्तान को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम की बात करेंगे। तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना, उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, यह किसको बढ़ावा देने की विधि कहला जाती है। तो ये आपके अन्वेषित अधिगम की बात करेंगे। अन्वेषित अधिगम में छात्रों की सोच को स्वतंत्रता दी जाती है और इस तकनीक को शिक्षा के लिए एक रचनात्मक आधारित दृष्टिकोण माना जाता है और इसे समस्या आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम के रूप में जाना जाता है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ये 30 प्रश्न 30 अंक पक्के करना है। तो 7 PM में हमारी डेली क्लास होती है जो आपके 30 अंक पक्के करेंगे और आने वाली और भी प्रैक्टिस सेट है आपके। ये आपका सेकंड पार्ट था। पहला पार्ट आपने हिंदी देखा, हिंदी स्क्रीन पर ऑलरेडी दे दिया गया है। पहला पार्ट देखिए, डेली देखिए, 30 अंक पक्के कीजिए। बाकी आपके अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी कीजिए ताकि जो आपका 150 में से 120 प्लस स्कोर प्राप्त करने के यहाँ पे है टीटी एग्जाम को। वैसे भी ये टीटी हो रहा है, इसके बाद भी सुपर टेट या अन्य एग्जाम होंगे आपके। तो एक बार क्वालिफाइड अवश्य करना आप सभी को और हमारा तो टारगेट है 120 प्लस आप लोग स्कोर करें ताकि आने वाला जो सुपर टेट की एग्जाम होगा वो और प्रिपरेशन होगा क्योंकि 50% तैयारी सुपर टेट की आपकी यहीं से होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं 7 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।